पुराणों में एक उदाहरण आता है आरुणी। काफ़ी बरसात हो रही थी, उनके गुरुदेव ने कहा कि देखो ये बाढ़ का पानी कहीं आश्रम में ना आ जाए। तो वो बालक जाता है और जहाँ से पानी का ओवरफ्लो हो रहा था वहाँ अपने आप को स्वयं लेट जाता है और रात भर लेटा रहता है। सुबह गुरुजी देखते हैं कि आरुणी नहीं दिख रहा, तो बोले वो तो पानी रोके हुए है। तो आप उसी परंपरा के विद्यार्थी हैं। मंच पर उपस्थित इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बहन रुचि सिंह, प्रतिकुलपति, कुलाधिपति, कुलपति, या ये कहूँ जो भी सोशल रिफॉर्मर्स, साइंटिस्ट, विचारक, थिंकर इस मंच पर बैठे हुए हैं, मैं उनको एक बार सादर प्रणाम करते हुए गणमान्य नागरिकगण, अभिभावकों, गार्जियन भी आए होंगे कुछ, और विद्यार्थीगण, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि ये इस कार्यक्रम में वे विद्यार्थी भी होंगे जो आज दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करेंगे, लेकिन एक बड़ी संख्या में हमारे स्कॉलर्स, हमारे छात्र और छात्राएं भी बैठे हुए हैं। स्वाभाविक है कुछ आज उपाधि प्राप्त करेंगे और आप लोग भी इन वेटिंग हैं, आप लोग कल परसों आने वाले दिनों में प्राप्त करेंगे। लेकिन वास्तव में यह गागर में सागर भरने का क्रम है, यानी एज ए होल पूरा भारतवर्ष यहाँ दिखाई दे रहा है और जो कुछ भी आप लोग यहाँ सीखेंगे वो बहुत ही अविस्मरणीय बातें होंगी, क्योंकि यहाँ दोनों प्रकार के विद्यार्थी हैं। दोनों को केंद्र में मान करके संक्षेप में कुछ बातें मैं करूँगा। विद्यार्थियों के बारे में, मैंने विद्यार्थी तो हमेशा युवा ही रहते हैं, स्वाभाविक है। और जैसा कि हमारे रणजीत सिंह जी ने बताया कि फेल्योर यानी गलतियों से भी सीख मिलती है, बात सही है। APJ अब्दुल कलाम हमेशा कहते थे, जिस विद्यार्थी ने कोई गलती नहीं किया है इसका मतलब है वह नया करने का प्रयास ही नहीं किया। आप कुछ नया प्रयास करेंगे तो स्वाभाविक में गलतियाँ होंगी। हम जो है थॉमस एडिसन का नाम सुनते हैं, जिसने कई चीज़ों का आविष्कार किया, बल्ब भी बनाया। पहली बार में ही उसने टंगस्टन का उपयोग नहीं कर पाया, उसके पहले लगभग मोर देन 24 टाइम वह फेल हुआ। पीतल का उपयोग, आयरन का उपयोग, सिल्वर का उपयोग, गोल्ड का उपयोग, कॉपर का उपयोग, और जब वह उपयोग करते करते थक गया तो उनके साथी रिसर्च स्कॉलर ने कहा, अरे क्यों परेशान हो, जब कोई रिजल्ट नहीं आ रहा तो क्या मतलब ऐसी मेहनत से। थॉमस एडिसन ने कहा, मैं परेशान कहाँ हूँ, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँच गया और मुझे इतनी सफलता मिल गई कि इन 24 प्रकार के एलिमेंट्स से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। ये अभी तो एक आविष्कार है और आखिरकार वह टंगस्टन पर पहुंचा और बल्ब हमारे सामने है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक विषय खूब चला, मल्टी डिसिप्लिनरी। ये साइंस का लड़का ये पढ़ेगा, ये लड़का ये पढ़ेगा। उसका साक्षात उदाहरण है, बहन जी बैठी हुई है, आप सुनिए। साइंस के विद्यार्थी हैं, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, और शीर्ष स्थान पर किसमें, म्यूजिक पर। तो इस प्रकार से यही है मल्टी डिसिप्लिनरी। जहाँ तक बच्चों की बात है, बच्चों के बारे में कहा जाता है, एक तैत्तिरीय उपनिषद में एक श्लोक आता है, युवा स्यात् साधु, युवा अध्यायकः, आशिष्ठो, दृढ़िष्ठो, बलिष्ठो, तस्यं पृथ्वी सर्वे वितस्य। यानी एक आइडियल यूथ कैसा होना चाहिए। आप लोग सब यूथ ही हैं। रणजीत सिंह ने कहा, मैं पुराने जमाने का शिक्षक हूँ, आप नए जमाने के विद्यार्थी हैं, लेकिन इसको मैं मानता नहीं। रणजीत सिंह नहीं लगते पुराने जमाने के विद्यार्थी, आपसे 2-4 साल बड़े होंगे, 10 साल बड़े होंगे। तो ऐसा कह करके वो जवाबदारी से भाग नहीं सकते। उनको
आपका मार्गदर्शन करना ही पड़ेगा। विश्वेश्वरैया का सुदीर्घ जीवन भारत रत्न 101 साल का था और जब वो 100 वर्ष के थे बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में एडमिट हुए। बच्चों को कहा कि जब शाम को आना तो फलानी पुस्तक और डिक्शनरी लेकर के आना। उनके परिजनों ने बच्चों से कहा तेरे शाम को ये पुस्तक लेकर के जाना। अब नाती पोते उनके रहे होंगे, 100 साल के तो खुद भी थे वो। उन्होंने कहा कि अरे मेरे दादाजी को क्या हो गया है, अरे भारत के प्रथम इंजीनियर, इतने बड़े महान व्यक्ति, भारत रत्न भी आज मिला, 100 साल के हो गए हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है, पता नहीं पुस्तकों का क्या करेंगे। खैर अब बच्चे हैं, पुस्तक लेकर के गए। बोले दादाजी पुस्तक तो हम ले आए हैं, लेकिन इनका क्या करोगे? अरे क्या करेंगे? समय का सदुपयोग करेंगे, ज्ञान में वृद्धि करेंगे। उम्र कितने साल की? 100 साल की। जो बाइडेन 87 ईयर्स रनिंग, पिछले साल 88 के हो गए होंगे, अभी हाल में क्या बन गए? चलिए ठीक है। तो 5 गुण होने चाहिए। स्यात् साधु, गुड मैनर्ड, अच्छा आचरण करने वाला होना चाहिए। ध्याय का है स्टूडियस, अच्छा अध्ययन करने वाला होने चाहिए। आशावान, ऑप्टिमिस्टिक, कभी निराश नहीं होना चाहिए। छोटी मोटी गलतियों से थॉमस एडिसन निराश हो जाते तो साइंटिस्ट नहीं बनते। और डिटर्मिनेंट, दृढ़ निश्चयी, मैंने जो तय कर लिया है ऐसा करना है तो करना ही है। आपके सामने सभी उदाहरण बैठे हुए हैं। वो अनसक्सेस हुए बचपन में, लेकिन हो सकता है ऊपर वाले की यही इच्छा थी कि आप जो है मिलेनियम के बीच में जाने जाएं और आप एक वर्ल्ड लेवल के फेम की व्यक्ति हो। इसलिए आपको ईश्वर ने एक अवसर दिया कि आपको इस रास्ते पर नहीं, आपको इस रास्ते पर जाना है। कभी कभी ऐसे प्रसंग भी आते हैं, लेकिन दृढ़ निश्चय आपका था। और युवा है तो उसको थोड़ा सा हष्ट पुष्ट होना ही चाहिए। सुबह 5-10 किलोमीटर दौड़ना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। और उस बच्चे ने कहा मैं एनएसएस वॉलंटियर हूँ। एनएसएस में स्वामी विवेकानंद जी को एक आइडियल यूथ के रूप में माना जाता है। वो एनएसएस में नहीं, वो सभी यूथ के लिए। मैं तो कहता हूँ यूथ को हमेशा अपना आइकॉन स्वामी विवेकानंद जी को मानना चाहिए। और एपीजे अब्दुल कलाम को तो सभी को अपना आइकॉन मानना चाहिए, वो चाहे हमारे रिसर्चर्स हो, प्रोफेसर्स हो और क्यों ना आप सब विद्यार्थी हो। तो इस प्रकार से अब चूंकि प्री कॉन्क्लेव है, दीक्षांत भी है, प्री कॉन्वोकेशन भी है। कल गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व जयंती थी और गुरु नानक देव जी पर एक प्रसंग मुझे ध्यान में आ रहा है। गुरु नानक देव जी हमेशा यात्रा पर रहते थे, जहाँ रात हो जाती रुक जाते, सत्संग करते, सुबह पुनः प्रस्थान कर जाते। ऐसे यात्रा के दौरान एक गांव में रुके, गांव के बारे में पूछा गांव कैसा है। लोगों ने बताया ये गांव अच्छा नहीं है, लोग व्यसन करते हैं, समाज में सद्भावना नहीं है, विषमता है, अच्छा आचरण नहीं है, बेमनस्य है, कई चीजें गांव में, गांव की नेगेटिविटी। ग्राम विकास के बारे में आपने काम किया वो बताया। गुरुजी चलने लगे, आशीर्वाद दिया, गांव के लोग गांव में ही रहे, गांव में ही फले फूले, गांव में ही संगठित रहे। फिर चले गए, फिर रात हुई, दूसरे गांव में लोग इकट्ठा हुए, सत्संग हुआ। गुरुजी ने पूछा ये गांव कैसा है? पूरे गांव तो बहुत अच्छा है, सब सदाचारी है, बहुत आपस में सद्भाव है, प्रेम भाव है, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, नो सोशल इनजस्टिस, सभी लोग सामाजिक समरस, सत्संग में विश्वास करने वाले, कोई व्यसन नहीं। अच्छा, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया ये गांव टूट जाए, फूट जाए, बिखर जाए, और चल दिए। शिष्यों को लगा गुरुदेव जी से कोई चूक हो गई। शिष्यों ने कहा गुरुदेव जी आपसे आशीर्वाद देने में कोई चूक तो नहीं हो गई? बोले क्या? बोले जो गांव बुरा गांव था
उसको आपने अच्छा आशीर्वाद दे दिया संगठित रहने का, एकत्र रहने का, गांव में रहने का। और जो अच्छा गांव था उसको आपने टूट जाने का और बिखर जाने का आशीर्वाद दे दिया। गुरु जी ने कहा देखो ऐसा है, बुराई को एक स्थान पर रहनी चाहिए और अच्छाई को पूरे देश में और पूरे विश्व में फैलनी चाहिए। ये दीक्षांत समारोह का ही पूर्वाभ्यास है, शाम को होने वाला है। और ऐसे भी हमारे जीवन के जो 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो ये मानिए कि आपके जीवन का एक अध्याय पूर्ण हो रहा है और दूसरे अध्याय इसके बाद प्रारंभ होगा गृहस्थ जीवन का। तो इस प्रकार से अब जब आप यहां से जाएंगे, नए क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, क्या लेकर के जाएंगे? वही अच्छाई लेकर के जाएंगे जो गुरु नानक देव जी ने जो आशीर्वाद दिया। ऐसा मानिए कि आप लोगों को भी आशीर्वाद है कि और जो बातें यहाँ पर इस मंच से आपके समक्ष आई है, उन अच्छाइयों को लेकर के आप अपने अपने क्षेत्रों में जाइए। स्वाभाविक है, यहाँ प्रत्येक बैठे हुए नागरिक की एक टेरिटरी है। टेरिटरी का शब्द प्रायः टाइगर के संदर्भ में आता है, टाइगर की एक टेरिटरी होती है। ऐसा मानिए कि आप भी टाइगर हैं, आपका भी एक टेरिटरी है। स्वाभाविक है, वह रूरल एरिया होगा, अर्बन एरिया होगा, सेमी रूरल या सेमी अर्बन एरिया होगा। और हो सकता है उस टेरिटरी में आप एक अच्छे पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति के रूप में जा रहे हैं, जैसा पूर्व में भी बताया गया कि अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे बीजी कॉमर्शियल के साथ साथ अच्छे इंसान बनना भी जरूरी है। और ये सब चीजें इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से, समारोहों के माध्यम से हमारे सभा में आती हैं। तो इस प्रकार से उस टेरिटरी में आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे से बेहतर जान सकते हैं कि आप लोग प्रोजेक्ट लिखते हो, इंटर्नशिप में जाते हो और उस प्रोजेक्ट को आप एक्सिक्यूट करते हो, सर्वे करते हो। ऐसे आप 2 चीजें बनाइए, उस गांव में, उस टेरिटरी में, उस क्षेत्र में ऐसी कौन सी नेगेटिव बातें हैं जो समाज के लिए हानिकारक है, नहीं होनी चाहिए, और कौन सी अच्छी बातें हैं उस क्षेत्र में जो उनको स्ट्रेंथ करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए और सस्टेन करना चाहिए। तो इस प्रकार से नेगेटिविटी को कैसे हम धीरे धीरे मिनिमाइज कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, यानी नेगेटिविटी रिप्लेस्ड बाय पॉजिटिविटी। और इस क्षेत्र में आप आगे काम करिए और ऐसा कर पाएंगे तो वास्तव में जैसा 3 शब्द चलते हैं, व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि, और आगे एक चौथा भी है परमेष्टि, वो बात का विषय है, यानी व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन और सांसारिक राष्ट्रीय जीवन। स्वाभाविक है, व्यक्तिगत एक यूनिट है। जिस प्रकार से एक ईंट से इमारत का निर्माण प्रारंभ होता है, एक बड़ी इमारत बनती है, भव्य इमारत बनती है, उसी इकाई के आप पार्ट हैं। आप अच्छे होंगे, परिवार, समाज, गांव अच्छा होगा, और ऐसे गांव अच्छा होगा, प्रदेश अच्छा होगा, और राष्ट्र अच्छा होगा, विश्व अच्छा होगा। और जैसा कि हमारे विद्यार्थियों में देखा जाता है कि हम उच्च अध्ययन करने के बाद ध्यान में आता है कि लोगों की प्राथमिकता अब्रॉड, बाहर जाने की, फिर मल्टीनेशनल में, फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, जाइए, दौलत सिंह जी ने भी जिक्र किया, पूर्व वक्ताओं ने भी बार बार जिक्र किया, अच्छी बात है, जाइए। लेकिन कहते हैं आसमां के ऊपर जहां और भी है, यानी यही जीवन नहीं है, इसके बाद बहुत कुछ करना है आपके पास, और वह क्षेत्र है वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर ग्लोबल, मेक इन मध्य प्रदेश, मेक इन इंडिया, मेक फॉरवर्ड एंड मेक फॉरवर्ड। तो इस प्रकार से बहुत कुछ करने को है। तमाम भारत सरकार की योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, और उस दिशा में प्रवेश करिए, और बहुत स्कोप है, बहुत कुछ करने का है, और ये सब आप कर पाएंगे तो वास्तव में जिस कल्पना
के अनुसार हम इस देश को खड़ा करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उस रूप में हम इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। एक एलुमनाई कल्चर तो है ही है, एलुमनाई मीट हम भी देखते हैं हमारे भी यूनिवर्सिटी में, जहाँ हम इसके पहले काम कर रहे थे। ये जो है 85 बैच का एलुमनाई मीट हो रही है, ये 90 बैच की एलुमनाई मीट हो रही है। क्या ये आप विलेज एलुमनाई मीट कर सकते हैं, या अर्बन एरिया का उस सेक्टर जहाँ वो आपकी टेरिटरी है, उस टेरिटरी के एलुमनाई मीट कर सकते हैं? हो सकता है उस क्षेत्र से, उस गांव से आपके पूर्व 150 लोग अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे होंगे। एक मंच बनाइए और सबको इनवाइट करिए और सब लोग खुशी खुशी आएंगे, और वो चाहते हैं किस प्रकार का मंच आप उनको प्रदान करें। वो हो सकता है अपने बच्चे परिजनों को लेकर के भी आएंगे और पुराने लोगों से मिलेंगे जो कभी उनको शिक्षा दिए होंगे, दीक्षा दिए होंगे, जो आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपके घरों में दूध वाले हैं, पानी वाले हैं, सब्जी वाले हैं, ठेला वाले हैं वगैरह, सबसे मिलकर के प्रसन्नता होगी और एक अपनेपन का जुड़ाव, और कहीं न कहीं आप उस ऋण से भी मुक्त हो सकेंगे जिसका ऋण आपके ऊपर है, जहाँ की आप वो हवा, पानी, पेड़ के वृक्ष, परिजन, लोगों से जो आपने संबल मिली और आप यहाँ तक पहुंचे। तो इस प्रकार से इन सब बातों को लेकर के यहाँ से हमें जाना चाहिए। जब शिक्षा और दीक्षा दोनों की बातें आती है, शिक्षा और दीक्षा, शिक्षा योग बनना स्वाभाविक बात है, उपाधि, स्नातक, परास्नातक, उपाधि, जीविकोपार्जन, कौशल, ये सब शिक्षा। और जब इसमें संस्कार पक्ष जुड़ जाता है, सेवा, समर्पण, अनुशासन, सदाचारिता, ये भी जुड़ जाता है, तो वह शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी हो जाती है। और यह दीक्षांत का ही पूर्वाभ्यास कार्यक्रम है। मुझे भी एक प्रसंग ध्यान में आ रहा है। एक शिक्षक थे, 2 विद्यार्थियों को निशाना लगाने की शिक्षा दीक्षा दे रहे थे, और विद्यार्थी निशाना लगाने में पारंगत हो गए, अच्छी शिक्षा प्राप्त की। उनमें से एक विद्यार्थी डिफेंस में चला गया, आर्मी में भर्ती हो गया, और एक विद्यार्थी क्राइम वर्ल्ड, अपराध की दुनिया में चला गया। जो डिफेंस में गया, अब वो भारत माता की रक्षा में कई लोगों को, आप समझ गए होंगे, काम कर दिया। चलो शहीद का दर्जा दे देते हैं, नहीं, कई लोगों को शहीद कर दिया, अरे परकीय शत्रुओं को। और यही काम इससे भी हो गया, जो अपराध की दुनिया में चला गया, इसने भी ऐसे कुछ कर दिया। एक को परमवीर चक्र पुरस्कार सम्मान मिला और एक को दंड मिला। वही शिक्षक, वही शिक्षार्थी, वही शिक्षक और वही काम, लेकिन एक को पुरस्कार और एक को दंड। शिक्षा तो दोनों के पास थी, दोनों कुशल निशानेबाज थे। जिसके पास दीक्षा थी उसको पुरस्कार मिला, और जो दीक्षा से वंचित था उसको दंड मिला। मुझे विश्वास है आप जो है दूसरे प्रकार के डिफेंस में जाने वाले दीक्षित और संस्कारित व्यक्ति हैं। अभी कोविड पीरियड आया, कोविड पीरियड में कुछ भी है, एक बात तो देखने को मिली कि हमारा भारत एक है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। अरे हजारों लोग पलायन किए, माइग्रेशन किए, 2-2 हजार किलोमीटर की यात्राएं की, लेकिन सौभाग्य ऐसा कि कोई भी व्यक्ति जिस गांव से भी निकला भूखा और प्यासा नहीं निकला। यह हमारे भारत की संस्कृति है, क्योंकि संस्कृति। और यहाँ तक कि लोग, हमने देखा कि मोबाइल चार्जर के पॉइंट भी बनाए थे कि मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो बताते थे ये चार्जिंग पॉइंट है। जूते चप्पल घिस गए हैं तो ये जूता चप्पल भी है, औषधि की भी चिंता। तो इस प्रकार से ये 99% हमको यही देखने को मिला, 99.9%। लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप ऐसे भी उदाहरण आए रेमडेसिविर के प्रसंग पर कि उसकी कालाबाजारी भी हुई। वह भी लोग थे, शिक्षित थे, लेकिन कहीं ना कहीं दीक्षा
की कमी रह गई होगी। यद्यपि ऐसे अपवाद स्वरूप है, न के बराबर वो हमारे आइकॉन उदाहरण नहीं है। बाई एंड लार्ज 99.99% ऐसे लोग थे। और एक प्रकार से ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिजिनस फेथ, जिसको हम भारत में एक लीडिंग रोल में पाते हैं, वैश्विक गुरु की बात करते हैं, जो हमारे प्राचीन ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोगों ने हमको चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, औषधि के क्षेत्र में हो, हमारे सदग्रंथों में जो कुछ बताई गई है उसी से पूरे विश्व की रक्षा हो पाई। हम लोग कहते हैं नमस्कार, पूरी दुनिया नमस्कार में आ गई। आपने कई वीडियो देखे होगा कि गलती से हाथ बढ़ गया तो लोगों ने बहुत तीव्र गति से हाथ पीछे किया और फिर बोले नमस्कार। कोरोना में वर्जित था ना हाथ मिलाना, तो ये नमस्कार की प्रथा ग्लोबलाइज हो गई। सूर्य नमस्कार करते रहिए, टर्मेरिक काढ़ा, हल्दी दूध वगैरह वगैरह पीते रहिए, जूता बाहर उतारिए, है ना। ये ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिजिनस फेथ। और वास्तव में ये संकट आपका टल गया ना, आप लोगों ने संकट से घबराया नहीं, संकट को घबराना पड़ा और ये आसमान साफ हो गया। और अंत में 1 मिनट एक दीक्षांत समारोह का उदाहरण देते हुए, ऐसे गुरु परंपरा तो अपने देश की प्राचीन है। ऐसे आश्रम में 4 विद्यार्थी थे, गुरु जी थे, दीक्षांत समारोह होना था। बोले बच्चों कल दीक्षांत है और इसके बाद आप लोग सब अपने घरों को जाओगे। और गुरु जी ने कहा कि अब तो कल चले ही जाना है, आज हम लोग सामूहिक रूप से भोजन बनाएंगे आपस में मिल करके और इसके बाद प्रसाद पाएंगे। गुरु जी ने चारों विद्यार्थियों को बुलाया, बोले देखो ऐसा है कि तुम जंगल चले जाओ और जलाशय से पानी ले आओ। दूसरे को बुलाया, तुम दोना पत्थर बनाने के लिए पत्ते तोड़ करके ले आओ। तीसरे को बुलाया कि तुम पूजन आदि करने के लिए पुष्प तोड़ करके ले आओ। और चौथे को बुलाया, तुम सूखी लकड़ियां तोड़ करके ले आओ। खाना भी तो बनाना है ना, भूख लगी होगी आप लोगों को। तो और इस बीच गुरुजी जब ये चले गए तो उस रास्ते पर जहां से लौटना था बढ़िया सूखे कांटे बिखेर दिया और एक पेड़ के पीछे छिप गए। अब बारी बारी से पानी लेकर के लड़का आया, देखा कि रास्ते में कांटे पड़े हैं। बोले मेरे को क्या करना है, मैं तो जवान हूँ, मैं कूद फांद सकता हूँ, छलांग मार सकता हूँ, दाएं बाएं से जा सकता हूँ। और अनदेखी दे करके चला गया, समय पर पहुंच गया। ये भी था कि समय पर आना भी है। दूसरा पत्ता लेकर के आया, बोले मेरे को क्या करना है, वह भी कूद फांद करके और चला गया। पुष्प लेकर के आया, वह भी ऐसे करके चला गया। चौथा आया लकड़ी वाला, उसको देखा कि अरे ये तो रास्ते में कांटे पड़े हुए हैं। अब वो क्या किया कि अब जो है लकड़ी को जमीन में रखा, कांटे साफ किया, फिर चला, फिर लकड़ी जमीन में रखा, कांटे साफ किया। ऐसा करते करते थोड़ा सा विलंब हो गया और वह आश्रम पहुंचा। तब तक गुरु जी वहां पहुंच गए थे। गुरु जी ने पूछा, देखो ये समय पर आ गया, इस समय पर आ गया, तुम जो है आज्ञा की अवहेलना कर दिए, समय से विलंब से आए। तो उस विद्यार्थी ने बोला कि गुरु जी क्या करता, रास्ते में कांटे पड़े थे, मैंने सोचा इसको साफ करता हुआ चलूं। गुरु जी ने कहा क्या जरूरत थी। हमने गुरु जी जरूरत तो है, ये आम मार्ग है, इसमें छोटे छोटे बच्चे भी निकलते हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी निकलते हैं, माताएं बहनें भी निकलती हैं, रात्रि में भी लोग निकलते हैं और कभी कभी तो ऐसी माताएं बहनें भी निकलती हैं जो उछल कूद नहीं कर सकती हैं। मुझे लगा कि गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना तो होगी, लेकिन इस मार्ग को साफ करता चलो। गुरु जी ने कहा तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, तुम दीक्षांत में भाग लोगे, बाकी लोगों को कुछ दिन और क्या करना पड़ेगा, कुछ दिनों और पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है
कि आप लोग चौथे प्रकार के विद्यार्थी हैं, जो सामाजिक है ना, ये विद्या के साथ साथ व्यवहारिक विद्या, व्यवहारिक शिक्षा, और हम उस सूत्र से भी बांधे नहीं हुए हैं। वो कहते हैं कि जो होता है होने दो, पौरुषहीन कथन, ऐसे कहते हैं ना। गुरु जी ने कहा कि 5 बजे आना है, और 5 बजे आ जाता तो गुरु की आज्ञा का पालन तो हो जाता, लेकिन रास्ता साफ नहीं होता। तो जहां हमारे विवेक ऐसा काम करता है कि नहीं, ये काम करना ज्यादा जरूरी है, और यही वास्तव में शिक्षा, यही वास्तव में दीक्षा है। तो इस प्रकार से आप इस चौथे प्रकार के विद्यार्थी हैं। आप यहाँ से आप अच्छी अच्छी बातें लेकर के जाएं। जो भी आपने यहाँ शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया है, उससे आप अपने उस टेरिटरी को, उस क्षेत्र को जहाँ से आप हैं, उसको उज्जवल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।